गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बेटे, आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं जो सेकंड यूनिट की एक आउटकम्स हैं, कंप्लीट क्या है, उसके बारे में जनरली बताऊंगा। उसके बाद हम इसके टॉपिक को वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप अपना जब भी सिलेबस कवर करो तो सिलेबस की कॉपी अपने पास ज़रूर रखो। तो जो सेकंड यूनिट है वो है लर्निंग पैराडिगम्स, मतलब अधिगम क्षेत्र क्या कुछ हैं। उसमें वो थ्योरीज़ की बात करेगा, लर्निंग थ्योरीज़। जैसे अभी तक आपने सीखा है लर्निंग क्या है, कि सीखना क्या है, इसमें हम कुछ सीखने के सिद्धांतों की बारे में बात करेंगे जो साइकोलॉजिस्ट ने जिनको बार बार करके देखा और उस पर कुछ सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों को यूनिवर्सलाइज किया कि हाँ, कि हर कोई व्यक्ति इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर सीखता है। हम भी सीखते हैं, पर हमें आज तक यही नहीं पता कि हम जब सीख रहे हैं तो उसमें वो कौन सा सिद्धांत लागू हुआ है। तो इसमें ये जो सिद्धांत थ्योरीज़ आप लोग करोगे, आपको बीएड में भी काम आएंगी, कल को सीटेट एचटेट कोई भी आप तैयारी करते हो उसमें काम आएंगी, एमएड करते हो उसमें भी आएंगी। मतलब एक ऐसा बेस है जो साइकोलॉजी को आगे इम्प्रूव करता है और ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो थ्रू आउट लाइफ आपको काम आते हैं। तो जब वो लर्निंग थ्योरीज़ की बात कर रहा है तो थ्योरीज़ में सबसे पहली थ्योरी है कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म को हिंदी में कहा गया है संबंधवाद। संबंधवाद की सिर्फ एक ही थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर, या उसे प्रयास व भूल का सिद्धांत कहा गया है, और ये थ्योरी दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। सेकंड है कंडीशनिज्म थ्योरी। कंडीशन का मतलब होता है अनुबंधनवाद। क्योंकि इसमें हम वाद क्यों लगा रहे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो बात है कंडीशनिज्म, अनुबंधनवाद, अनुबंधन की दो थ्योरियाँ हैं। पहली है क्लासिकल कंडीशन, जिसे कि प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत कहा गया है, वॉज गिवन बाय द पावलोव, और दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये दी गई है स्किनर के द्वारा। तो पहली कनेक्शनिज्म है, दूसरी कंडीशनिज्म है, और तीसरी है सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है। सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? सामाजिक संरचनात्मकता का सिद्धांत। इसमें भी दो थ्योरियों की बात की गई है, पहली है वाइगोत्स्की ने दी है और दूसरी बैंड्यूरा ने दी है। तो आपकी जो सेकंड यूनिट है वो सीखने के सिद्धांतों को करने के संबंध में है। ये भी अपने आप में बहुत इजी है। अगर आप इसको ढंग से ध्यान से सुनोगे तो ये थ्योरी आपको बहुत आसान लगेंगी। अगर हम अपनी ही बुद्धि से कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, फिर ये थ्योरियाँ हमारे लिए बोझल का काम कर देंगी, ना ही हमें समझ आएंगी और हमें ये सारी एक जैसी लगेंगी। और इन दो चार और एक पांच थ्योरियाँ हैं। पांचों थ्योरियों को पढ़ने के बाद जब हम इस पर क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे तो वो सारी थ्योरियाँ ऐसे लगेंगी ये नहीं वो है, वो ये नहीं वो है। तो इसलिए आप जब इसको करो तो थोड़ा सा ध्यान से सुनकर समझ के करो। पहले इसके मतलब को समझो, ये क्या कह रहा है। जैसे कि सबसे पहले में उसने संबंध की बात की है, संबंधवाद है। दूसरे में अनुबंधन की बात की है कि अनुबंधन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं और बिना किसी सोच के ही क्रिया कर देते हैं। अनुबंधन मतलब बंध जाना। अनुबंधन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सुबह 5 बजे रोज़ जल्दी उठना है, हम उठते 8 बजे हैं, तो हम क्या करते हैं? अलार्म लगाना शुरू कर देते हैं। 2, 3, 4 दिन के बाद जो टाइम का हमने अलार्म लगाया है तो हमारी ऑटोमेटिकली आँख 4 बजे 5 बजे खुल जाती है, जितने बजे का हम अलार्म लगाते हैं। तो जब शुरू में क्या था? शुरू में आपको कोई आदत नहीं थी, परंतु आपने अलार्म लगाया, अपनी उस आदत को उसके साथ जोड़ दिया, अनुबंधित कर दिया। कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि अब अलार्म नहीं भी लगाते हो तब भी आप सेम रिस्पॉन्स करते हो। तो वो है अनुबंधन। और लास्ट में इन्होंने बात की है सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। सोशल कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? कि जो कुछ हम सीखते हैं वो समाज में जो रचना रची गई है, जो कुछ है हमारे, चाहे रीति रिवाज हैं या समाज में जो कुछ हम देखते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम वैसा ही करना सीख जाते हैं।
उसे सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहा गया है। इसमें भी 2 पर्सन ने दी है। तो यहाँ तक आपको जो सेकंड यूनिट है उसका जो बेस है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं जो फर्स्ट थ्योरी है वो शुरू करूँगा। फर्स्ट थ्योरी का नाम है कनेक्शनिज्म। पहले हम बात करते हैं कनेक्शनिज्म और कंडीशनिज्म का मतलब क्या है। कनेक्शन को जैसे कहा गया है संबंध, कि जब हम सीखते हैं तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमारा उसके साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है, और जितना हम उस क्रिया को बार बार करते हैं उतना वो संबंध पक्का होता चला जाता है, और बाद में जो हमने सीखना है उस क्रिया को सही ढंग से करना सीख जाते हैं। अब कनेक्शन, संबंध का मतलब क्या है कनेक्शन, और इज़म का मतलब होता है वाद। कोई चीज़ या कोई कॉन्सेप्ट इज़म तब बनता है जब उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक व्यक्तियों का समूह मिलकर उसका समर्थन करता है, तब वो बात एक से होकर एक समूह की साझी बात हो जाती है। इसीलिए उसे इज़म का वर्ड जोड़ दिया जाता है, संबंधवाद। अब संबंधवाद में सबसे पहले थॉर्नडाइक ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, और जो उनके आसपास के अन्य साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इनकी बात का समर्थन किया कि हाँ, सीखने में संबंध स्थापित हो जाता है। या इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी उसका नाम था ट्रायल एंड एरर, प्रयास व भूल का सिद्धांत। ठीक उसी तरह से जब हम बात करते हैं कंडीशनिज्म की, अनुबंधनवाद, अनुबंधन में भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपना माना कि देखो, कभी भी जब एक नई थ्योरी का जन्म होता है तो पिछले जो पहली थ्योरी होती है या तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि या उसकी कुछ कमियां निकाली जाती हैं। जैसे आपने अपने विचार प्रस्तुत किए तो ज़रूरी नहीं है कि 20 लोगों में से वो सारे के सारे आपके विचारों से सहमत होंगे। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ आपको कहेंगे कि हाँ आपकी बात सही है, कुछ कहेंगे नहीं ऐसा क्यों है, वैसा भी तो हो सकता है। तो मतलब एक नई चीज़ के जन्म के पीछे जो पहली चीज़ है, हो सकता है उसको किसी न किसी तरह से उसका क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसकी आलोचना की गई है, या उसके दूसरे पक्ष की तरफ ध्यान दिया गया है। तो जो कनेक्शनिज़म थी, कनेक्शनिज़म के बाद कंडीशनिज़म का जन्म हुआ था कि इन्होंने जब उस चीज़ की थ्योरी की आलोचना की तो इन्होंने कंडीशनिज़म को जन्म दिया। तो इसमें 2 थ्योरियाँ निकल के सामने आई। कनेक्शनिज़म के बाद जो कंडीशनिज़म में आई, पहली थी क्लासिकल कंडीशन और दूसरी थी ऑपरेंट कंडीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर अब हम फर्स्ट थ्योरी को शुरू कर रहे हैं। इज़म का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक समूह या व्यक्तियों का समूह किसी विचार में अपना समर्थन प्रदान करता है तो वो जो बात होती है वो वाद का रूप धारण कर लेती है, संबंधवाद कहें या अनुबंधनवाद कहें। अब बात आती है पहली थ्योरी ट्रायल एंड एरर के बारे में। ट्रायल एंड एरर करवाने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ कि ये किस बारे में बात करेगा। तो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। 1898 में 1898 में थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। 1913 में इनकी इस थ्योरी को प्रकाशित किया गया। मतलब जब इन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई, थ्योरी को वेरीफाई किया गया, उसको टेस्टिफाई किया गया, उसके बाद जब इसको पब्लिश किया गया 1913 में इसको पब्लिश किया गया। तो इन्होंने इस सिद्धांत को कई अलग अलग नामों से जाना। तो इनके क्या क्या नाम रखे गए हमें वो भी ज़रूर पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर ऐसे भी कह सकता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्या अर्थ है, उसकी शैक्षिक महत्व क्या है, एसआर थ्योरी क्या है, या कनेक्शनिज़म थ्योरी क्या है, या इन्होंने ये भी कहा लर्निंग बाय द सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट्स के सफल क्रियाओं द्वारा सीखना क्या है के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, सुख और दुख के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, प्रयास व भूल के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो मतलब इनके कई अलग अलग नाम हैं, तो हमें उन नामों के बारे में पता होना चाहिए कि उनका क्या मतलब बनता है। तो वैसे जो इनका ये सिद्धांत फेमस हुआ है वो हुआ है प्रयास व भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर के नाम से। परंतु इनको जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो मैं एक बार बोल देता हूँ। पहला है थॉर्नडाइक्स कनेक्शन, थॉर्नडाइक का संबंधवाद, ये नाम दिया गया। दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, S&R थ्योरी भी इसको कहा गया है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ। तीसरा इनको कहा गया लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट्स, के सफल क्रियाओं के द्वारा सीखने का सिद्धांत।
4th नंबर पर कहा गया हर्ष व दुख का सिद्धांत या सुख व दुख का सिद्धांत, और एक हमने शुरू में बात की प्रयास व भूल का सिद्धांत। तो मतलब इसके कई अलग अलग नाम हैं, तो हमें ये सभी नाम क्लियर होने चाहिए क्या मतलब है। अब आगे करने से पहले हम एक नया वर्ड आया है उद्दीपक, स्टिमुलस, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने जब लर्निंग की बात शुरू की थी तो उसमें अधिगम शब्द नया आया था, उसी तरह से जब हम थ्योरियाँ करेंगे तो एक नया वर्ड आएगा स्टिमुलस, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस बोला जाता है और हिंदी में उद्दीपक शब्द बोला जाता है। S एंड R। अब S क्या है? स्टिमुलस है। R क्या है? रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी एक उद्दीपक जब या परिस्थिति जब हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है तो प्राणी या व्यक्ति उसके प्रति कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य करता है। तो जब S एंड R दो चीज़ें होंगी तो व्यक्ति उसके प्रति रिस्पॉन्स जरूर करता है। इसको एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए एक फूल खिला हुआ है, फूल स्टिमुलस है। आपका उसको देखकर प्रतिक्रिया करना कि फूल बहुत सुंदर है, फूल बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये एक S एंड R है, स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए फ़ोन पड़ा है, किसी का है आपको नहीं पता, पर आप उसके प्रति प्रतिक्रिया जरूर करोगे। आप अकेले हो, कोई नहीं है आसपास, पड़ा है, आप देख के जरूर देखोगे क्या है, फ़ोन है, किसी का रह गया होगा, किसका है। तो मतलब एक व्यक्ति की ना एक आदत है कि जो भी उद्दीपक होगा उसके प्रति वो प्रतिक्रिया अवश्य करता है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति को सीखने की परिस्थितियों में रखा जाता है तो वो व्यक्ति को जब नई परिस्थितियों में रखा जाएगा तो वो उन परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता है। ये प्रतिक्रिया सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब जब वो प्रतिक्रिया करता है तो शुरू में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करता है। अब वो जो उसकी प्रतिक्रियाएं हैं बार बार जिनको दोहरा रहा है वो सही भी हो सकती हैं, सारी गलत भी हो सकती हैं, पर जब वो उसको बार बार दोहराता है तो उनमें से जब उसको कोई ऐसी प्रतिक्रिया लगती है कि हाँ ये सही है, तो वो क्या करता है कि जो सही प्रतिक्रियाएं हैं उनको करना दोहराने लग जाता है और जो गलत प्रतिक्रियाएं थी उनकी मात्रा कम करता चला जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि वो सही प्रतिक्रिया करना सीख जाता है और जो गलत प्रतिक्रियाएं थी उनको त्यागता चला जाता है और लास्ट में सही क्रिया करना सीख जाता है। इसी बात को क्लियर करते हुए थॉर्नडाइक ने लिखा कि सीखना संबंध स्थापित करता है। अब सीखना संबंध कैसे स्थापित करता है, जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया, या बच्चे को जब सीखने के लिए कुछ भी दिया जाता है तो शुरू में, अब छोटा बच्चा है, उसको क्लास में भेजते हैं, वो अल्फ़ाबेट लिखना शुरू करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही वो बिल्कुल सही और साफ स्पष्ट शब्द लिखने शुरू कर देगा, अच्छे अक्षर बनाने शुरू कर देगा। वो बार बार प्रैक्टिस करता है। शुरू में हो सकता है वो भद्दे शब्द लिखता है, साफ नहीं लिखे जाते, पर उसकी जो प्रैक्टिस है बार बार अब स्टिमुलस क्या है, उसको एक अक्षर दिखाया जाता है, ऐसे लिखना है, वो उसको देख के जैसे भी बनाने की कोशिश करता है वो लिखता है। पर जब वो बार बार प्रयास करेगा, धीरे धीरे प्रयास करता रहेगा, तो लास्ट में क्या है, उसको सही ढंग से लिखना सीख जाएगा। तो एक व्यक्ति जब किसी क्रिया के प्रति बार बार प्रतिक्रिया करता है और वो जो गलत क्रियाएं हैं, अब शुरू में शायद उसने गलत भी लिखा हो, टेढ़ा भी लिखा हो, पर जब वो उसकी बार बार प्रैक्टिस करता है तो लास्ट में क्या है, उसको सही और साफ स्पष्ट तौर पर लिखना सीख जाता है। यही वो धीरे धीरे जब वो सारी वर्णमाला की प्रैक्टिस करता है, एक दिन वो भाषा सीख जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम किसी क्रिया के प्रति बार बार प्रतिक्रियाएं करते हैं तो हमारे जो प्रयास हैं, प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है और जो भूल है, गलतियां हैं, उनकी संख्या कम होती जाती है और लास्ट में हम उसको सही ढंग से करना सीख जाते हैं। इसी को थॉर्नडाइक ने प्रयास व भूल सिद्धांत का नाम दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? हाँ, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। जब भी हम कोई थ्योरी करेंगे उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लॉ क्या हैं, उसके कौन कौन से उसने नियम बनाए हैं, उसकी क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमें मीनिंग क्लियर हो गया है, मीनिंग के बाद हम बात करते हैं इसकी प्रयास व भूल के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले है निश्चित लक्ष्य, कि जब भी हम कुछ सीखना शुरू करते हैं
सीखने में हमारा एक निश्चित डिफाइन गोल होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लर्निंग लैंग्वेज का, भाषा सीखने की बात की। अब बच्चे को वहाँ पर अगर हम कहें कि तुमने हिंदी भाषा सीखनी है, उसको इतनी समझ नहीं है। उसके लिए उसका जो गोल है वो यही है कि तुमने इन अक्षरों को लिखना सीखना है, बस। अगर हम उसको लास्ट का एंडिंग ऑब्जेक्टिव दिखा देंगे, वो सोचेगा कि मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो जो हमारा गोल है वो डिफाइन होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि हमने सीखना क्या है अभी एट दैट टाइम। तो एक टीचर को जब क्लास में शुरू करता है, सिखाने की बात करता है, तो बच्चों को एक निर्धारित निश्चित गोल प्रदान करे कि आज हमने इस चीज़ को सीखना है। अगर आप सिखाते हुए इस बात को डिफाइन ही नहीं करते कि आज हमारा सीखने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या सीखेंगे, तो वो एक पहेली की तरह रह जाएगा और लास्ट में शायद वो बच्चे कुछ भी ना सीख पाएँ। तो सबसे पहले ये बात करते हैं प्रयास एवं भूल के सिद्धांत में कि जब हम सीखें तो एक निश्चित निर्धारित गोल होना चाहिए जिसको हम सामने रख के उसके प्रति अपनी क्रियाएं करनी शुरू करते हैं। नेक्स्ट है बाधाएं। अब जब हम एक निर्धारित गोल करते हैं, जब उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें कई तरह की अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब वो जो बाधाएं हैं वो हम किसी दूसरे की सहायता से दूर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम भाषा सीख रहे हैं और टीचर हमारी हेल्प करता है कि आप इसको बेटा ऐसे नहीं ऐसे लिख के, वो हो सकता है कि हमें हाथ पकड़ के लिखना भी सिखाए। तो हम, ये तो एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल हो गया। सेम थ्योरी हमारे बड़ों की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है। अगर हमें भी लाइफ में कुछ सीखना है, इवन टू से हमने मोबाइल चलाना सीखना है या हमने कंप्यूटर चलाना सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो हमारा ही पहले गोल क्या है, मोबाइल चलाना आना चाहिए हमको। अब मोबाइल चलाने के लिए सबसे पहली समस्या क्या है, बाधा क्या है, हमें चलाना नहीं आता। अब बाधाओं को दूर करने के लिए या तो हम उसमें हाथ पैर मारेंगे तो गलतियां करेंगे तो उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखेंगे। शुरू में गलतियां ज़्यादा होंगी, बाद में वो गलतियां कम होती जाएंगी और हम उस क्रिया को सही ढंग से करना सीख जाएंगे। दूसरा इसका ऑप्शन ये बचता है कि जिसको चलाना आता है हम उससे थोड़ी गाइडेंस ले लेते हैं कि हाँ आप मुझे ये बता दो ये कैसे है, तो वो बाधा थोड़ी सी कम हो जाती है। पर सीखने में हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। अगर मान लीजिए कोई हमें बता देता है कि ऐसे करके वैसे कर लेना, वैसे करके ऐसे कर लेना, तो हम सुन के हाँ तो कर देंगे, पर जब करेंगे तब हम एक्चुअल प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है इसमें बाधाएं। तीसरा है वेरियस रिस्पॉन्सेस, विभिन्न प्रतिक्रियाएं। जब हम सीखना शुरू करते हैं, सीखने में बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए वेरियस रिस्पॉन्स, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं। अब वो प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो मोबाइल चलाना सीखना है, हमें आता नहीं है, तो हम कोई सही की भी दबाएंगे, कोई गलत की भी दबाएंगे, तो वो हमारे द्वारा किए जाने वाले वेरियस रिस्पॉन्सेज हैं। अब जब हम बार बार उन प्रयासों को दोहराएंगे तो हो सकता है कि उनमें से कोई प्रयास सही लग जाए। तो जब एक प्रयास सही लगता है वो हमें अंदर से मोटिवेट करता है, रेनफोर्स करता है, पुनर्बलित करता है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड और आएगा, पुनर्बलन करना। पुनर्बलित का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें अंदर से पॉजिटिव रेनफोर्स होता है या हम अंदर से उस काम को करने के लिए उद्वेलित होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक है आकस्मिक सफलता, सडन सक्सेस या चांस सक्सेस। अब मैंने आपको बताया कि आप कई अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हो, कई क्रियाओं में से कोई एक क्रिया आपको लगता है कि हाँ ये सही है, ये मुझे मेरी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, ये मुझे सक्सेस दिला सकती है। तो फिर क्या करता है कि उस जो सही क्रिया होती है वो पर्सन उसको दोहराना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है इसमें असफल क्रियाओं में कमी, एलिमिनेशंस ऑफ द अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर पर्सन क्या करता है कि जो गलत क्रियाएं थी, उलझुलूल क्रियाएं थी, बेफालतू की क्रियाएं थी, उनको तो कम करता चला जाएगा। जो एक सही क्रिया थी जिसने इसको पॉजिटिवली रेनफोर्स किया, उन क्रियाओं को दोहराना शुरू कर देता है। और लास्ट में क्या है, सही क्रियाओं को सीखने की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति कोई भी सही क्रिया करता है तो उसको वाकई में अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ ये सही है। उसके बाद सेकंड लास्ट है उचित प्रतिक्रियाएं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राइट रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पर वो जो सही क्रियाएं करने की उसने शुरुआत की है वो
एस्टेब्लिश होती चली जाती हैं, निर्धारित होती चली जाती हैं और वो उनको दोहराना शुरू कर देता है। और लास्ट में क्या है, लक्ष्य प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ द गोल। और लास्ट में व्यक्ति वो सही क्रिया करना सीख जाता है जो शुरू में उसने अपना गोल निर्धारित किया था। तो यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई एग्जाम्पल लें, चाहे वो उस बच्चे की बात कर लें जो लैंग्वेज सीख रहा था, शुरू में उसने अल्फ़ाबेट सीखने शुरू किए, अलग अलग तरह की उसको प्रॉब्लम्स आई, फिर उसने बाधाओं को दूर करते हुए वेरियस रिस्पॉन्सेज किए, टीचर से हेल्प ली, बार बार प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस करते हुए फिर उसमें जो सही क्रियाएं हैं उनको दोहराना शुरू किया और लास्ट में उन सब को इकट्ठा करके जब सभी अल्फ़ाबेट को लिखना शुरू कर गया, सीख गया, फिर 2 अक्षर का जोड़ या 3 अक्षर का जोड़, शब्द बनाना, शब्दों से वाक्य बनाना, और लास्ट में वो अच्छे से भाषा को सीख गया। अगर हम अपने बड़ों की बात करें, जैसे कोई भी प्रोसेस है, कोई भी, चाहे साइकिल चलाना सीखना है, गेम खेलना सीखना है, पढ़ाना सीखना है, पढ़ना सीखना है, कुछ भी है, जब हम उनको बार बार रिपीटेशन करते हैं तो वो सही क्रियाओं को सही ढंग से करना सीख जाते हैं और लास्ट में हमारा जो गोल है वो सक्सेस हो जाता है। तो आज हमने बात की मीनिंग ऑफ ट्रायल एंड एरर क्या है, उसका अर्थ क्या है, थॉर्नडाइक ने उनको किन अलग अलग नामों से बुलाया है, उनका अर्थ क्या है, S&R थ्योरीज को क्यों कहा गया, और इसके बाद इसका मीनिंग क्या था और इसकी विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके लॉ क्या हैं। इसके 2 लॉ हैं, एक प्राइमरी लॉ है, एक सेकेंडरी लॉ है। जब जो भी कोई थ्योरी है उसकी इम्पोर्टेंस उसके करैक्टरिस्टिक्स उसके लॉ के साथ है, क्योंकि जो लॉ हैं वो ही क्लासिक एजुकेशन इम्प्लीकेशन में सक्सेसफुल होते हैं। और इन थ्योरियों का पर्पज़ है, एक टीचर को पता होना चाहिए कि थ्योरियों को किस तरह से अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करें, तभी इनका बेनिफिट है। खाली इसलिए नहीं कि देखो अभी तक आपने एकेडमिकली जो मर्जी किया, चाहे BSc की, MSc की, BA की या MA की, उसमें उनका पर्पज़ एक आपको सिर्फ एकेडमिक नॉलेज प्रोवाइड करना था। यहाँ पे अब जो आप सीखोगे, B.Ed में सीखोगे, उसको आपने अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको कल को प्रैक्टिकली भी करना है। इसलिए इनको सिर्फ पढ़ो और सीखो नहीं, इसको सीख कर समझो और अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।